Yes, a very good morning to all of you. Till now we have studied more than half part of magnetism और moving charges and magnetism. ठीक है, इस पार्ट का हमने आधे से ज़्यादा पार्ट कर लिया है. ठीक है, इस चैप्टर में साइक्लोट्रॉन नहीं है इस साल के सिलेबस में, तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है. ठीक है, जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं दे शुड और दे मस्ट स्टडी दैट. ठीक है, उसके लिए भी जिनको कोई डाउट है आप क्लास में आके पूछ सकते हैं. ठीक है, आज हम जो शुरू करने वाले हैं, जो टॉपिक है दैट इज़ फोर्स ऑन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट. कोई दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, उनको हमने पैरेलली रख दिया तो उनके बीच में फोर्स लगती है, और कितनी फोर्स लगती है उसकी वैल्यू हमें आज फाइंड आउट करनी है. लास्ट टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. लास्ट टॉपिक क्या था? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर कुछ फोर्स लगती है, और वो फोर्स कितनी थी? तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लग रही थी F, दैट वाज इक्वल टू IL क्रॉस B. इतनी फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लग रही थी जिसको B मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, जिसका कि I करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा था. ठीक है, तो उसमें फोर्स लग रही थी F. ये तो उसका वेक्टर फॉर्म, और अगर स्केलर फॉर्म की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं ILB साइन थीटा. ठीक है, जहाँ थीटा होता है एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल होता है. ठीक है, सो ये फोर्स लगती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो. ठीक है, अब एक कंडक्टर की जगह दो कंडक्टर्स पास पास रख दिए. ठीक है, उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में कुछ फोर्स लगेगी. अब ऐसा क्यों होगा पहले तो ये जान लेते हैं. देखिए, मान लीजिए दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, ये इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं. ठीक है, ये हो गया आपका वन कंडक्टर, ये भी एक्सटेंड हो रहा है अप टू इन्फिनिटी, यहाँ ऊपर भी एक्सटेंड हो रहा है. ठीक, नेम दिस कंडक्टर एज एक्स कंडक्टर. ओके, हियर इज अनदर कंडक्टर विच इज प्लेस्ड पैरेलल टू दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर के पैरेलल एक और वायर हमने रख दिया पैरेलली. ठीक, इसको कहा हमने कंडक्टर वाई. क्या कहा? कंडक्टर Y. This is X conductor, this is Y conductor. Okay, now distance between these two conductors is R. For example, ठीक है, इन दोनों कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? R. इस X कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है I1, और इस Y कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है I2. One more thing you should remember is direction of the current for both the conductors. ठीक है, अब पहले तो यहाँ बात करें कि किसी कंडक्टर पर जो कि किसी दूसरे कंडक्टर के पास रखा हुआ है उस पर फोर्स लगेगी क्यों? ठीक, तो उस पर फोर्स क्यों लगेगी? तो वो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि भाई ये कंडक्टर, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. ठीक, हमने पढ़ा है ये कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि कहीं पर भी पड़ा हुआ है उसके आसपास वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. अब एक्स कंडक्टर जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, आसपास इसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह का होगा? तो आपको बताया हुआ है कि थंब रूल, कि करंट की डायरेक्शन में आप थंब को करिए, कर्ल करिए अपनी फिंगर्स को, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी. यानी यहाँ पर I1 कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी आपकी, वो कुछ ऐसी बनेंगी. इस R को यहाँ लिखते हैं. ठीक है, इस फर्स्ट कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ ऐसी बनेंगी. ऐसे, क्योंकि ऐसे ही करेंगे आप, इसको ऐसे पकड़ेंगे तो इस तरह से पकड़ेंगे, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से बोर्ड के अंदर जा रहा है. ठीक, सिमिलरली ऐसा ही कुछ ये बनेगा, सेकेंड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड की सेकेंड डायरेक्शन. ठीक, इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा.
ठीक है, ये I1 करंट, ठीक है। अब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हुआ, ठीक, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड इस तरह से, ऐसे, ये कंडक्टर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कंडक्टर को पकड़ोगे तो फिंगर्स कैसे कर्ल होंगी, यूँ, तो ये हो गई डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो किस तरह का होगा, सर्कुलर होगा, सेमी सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। और एक बात और कि यहाँ पर ये जो कंडक्टर पड़ा हुआ है, दूसरा कंडक्टर जिसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये इस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। किसके मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। और कंडक्टर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है इसलिए, क्योंकि वो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, इसलिए उस पर फोर्स लगेगी, ठीक, क्लियर। वो फोर्स कितनी लगेगी उसकी बात अभी करते हैं। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर हमें इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस P पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करनी है, फोर्स, ठीक है। क्या फाइंड आउट करनी है, फोर्स। एक बात और यहाँ दिमाग में रहे कि ये जो कंडक्टर हैं, दोनों कंडक्टर्स में हमने करंट की डायरेक्शन क्या ली है, सेम। बोथ द कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, रिमेंबर दिस, ठीक है। दोनों कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट यहाँ पर कैरी कर रहे हैं। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट P पर कैसा होगा, यूँ, यूँ, इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज क्रॉस टाइप। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्रॉस टाइप, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस टाइप। करंट कितना जा रहा है, तो अब इस मैग्नेटिक, इसके B1 I1 कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं B1, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1। इस कंडक्टर, इस B1 मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इस दूसरे कंडक्टर को रखेंगे जिसका करंट क्या है, I2 करंट उसमें है, इस सेकंड B1 मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, करंट कितना है कंडक्टर में, तो I है। आप सेकंड कंडक्टर के ऊपर फोर्स की बात कर रहे हैं तो उसी के करंट को कैलकुलेट करेंगे तो I हो जाएगा आपका I2, ठीक। और लेंथ आप क्या मानकर चल रहे हैं, इनफाइनाइट। इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, R, ठीक है, कितना है डिस्टेंस, R, ठीक। तो इस कंडक्टर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना ही होगा जितना ये है, ठीक है। तो अब इस कंडक्टर को या सेकंड कंडक्टर को I2 को आपने फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसलिए उसके ऊपर फोर्स लगेगी I2L इंटू B1, क्योंकि B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, I2 उसमें करंट जा रहा है, लेंथ उसकी मान लेते हैं L, ठीक। तो इतनी फोर्स लगेगी सेकंड कंडक्टर पर, किस पर लगेगी, सेकंड कंडक्टर पर, ठीक। सिमिलरली भाई ये जो सेकंड कंडक्टर है ये भी खुद का कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, ये खुद का कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, तो वो कैसा होगा उसकी बात हम यहाँ करते हैं साइड में, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से सुन लें, फिर लास्ट में इसकी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। वही कंडक्टर्स हैं दोनों, ये I1 करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट है अगेन, ठीक। ये आपका हो गया I2 करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर है ये भी। दोनों के बीच में अगेन डिस्टेंस वही फिगर बना रही क्योंकि वही की वही बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम कंडक्टर I2 वाले कंडक्टर की वजह से I1 पर फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट P ले लो, क्या ले लो, पॉइंट P, ठीक। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इसके कारण I2 करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो I2 की डायरेक्शन में आपने अपने थंब को खोला और फिंगर्स को कर्ल कर दिया। फिंगर्स को कर्ल किया तो जो फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, कौन सी डायरेक्शन हुई है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसे ही जा रही है इस तरह से, ठीक, कुछ इस फॉर्म में बनेंगी सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स कुछ ऐसे बनेंगे आपके,
ठीक है, और करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी, करंट तो आपको दे रखा है। ठीक, कंडक्टर को पकड़ोगे तो इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस टाइप अंदर, लेकिन जब आप पकड़ के इसको इधर से आओगे वापस तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट टाइप। तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो कैसा बनेगा? डॉट टाइप बनेगा। कैसा बनेगा? डॉट टाइप। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बना है? इस I2 करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से बना है, तो इसको मैं कह सकती हूँ V2। ठीक, तो इस I1 कंडक्टर, I1 करंट कैरिंग कंडक्टर B2 के मैग्नेटिक या B2 मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी? अगर हम इसकी L लेंथ की बात करें तो L लेंथ पर फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन कंडक्टर 1, F1 लिख रहे हैं किसको? फोर्स ऑन कंडक्टर 1 विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी? I1 इसमें करंट इंटू मैग्नेटिक I लेंथ जो हम ले रहे हैं इंटू मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि वो कंडक्टर रखा हुआ है। समझ में आई बात? नहीं आई? भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है और उसके पास दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है, तो पहले कंडक्टर के कारण तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और दूसरे कंडक्टर को उसके अंदर उस मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। ठीक, तो हमें पता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी r पर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता था, तो इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए हमने कैलकुलेट किया हुआ है। कितना आता था? μ0I/2πr। ठीक है, जिनको ये नहीं ध्यान है आप पिछले लेक्चर्स देख लें, और नहीं ध्यान है तो वापस रिवाइज कर लें एक बार पीछे वाला पार्ट, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप ये बात यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कैसे बना। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे चलते हैं, मैं ये वाला पार्ट अभी यहाँ मिटा रही हूँ। ठीक, सेकेंड पार्ट आपको रखना है। ठीक है, तो क्या करें? Let us consider a current carrying conductor X, Y. Let us consider two current carrying conductors X and Y. Carrying current X conductor is carrying current I1 and Y conductor is carrying current I2. The perpendicular distance between the two conductors is R. ठीक है, अब now क्या है? I1 करंट इन कंडक्टर X, ठीक, I2 क्या है? करंट इन कंडक्टर Y, ओके। R is distance or I can say perpendicular distance between कंडक्टर X and Y। ठीक है, X और Y के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट को क्या कहा? जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, P पॉइंट कह दिया उसको। ठीक, उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर X कंडक्टर के कारण P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको हम कहते हैं B एट पॉइंट P। ठीक है, क्या कहें? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, या यूँ कह लीजिए कि I1 कंडक्टर के कारण आ रहा है तो उसको B1 भी नेम कर सकते हैं। ठीक है, हम केवल P पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको क्या लिख दिया? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. So magnetic field at point P will be equal to infinite current carrying wire के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है μ0I/2πr। ठीक है, जहाँ पर I उस कंडक्टर में करंट होता है, R उस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उस पॉइंट की। ठीक है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके पास नोन है। भाई कंडक्टर में करंट कितना जा रहा है? I। इस कंडक्टर में करंट कितना जा रहा है? I, और P पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? R। तो ये तो R ही रहेगा, I की जगह क्या आ जाएगा?
I1. So magnetic field at point P will be equal to mu naught I1 over 2 pi r. भाई इस पॉइंट पर निकाल रहे हो तो I2 जो कंडक्टर है उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं माना जाएगा कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। किसकी वजह से माना जाएगा? इस दूसरे कंडक्टर की वजह से वहाँ पर कुछ फील्ड होगा, और वो कितना होगा? बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये निकाला हुआ है इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है। नाउ कंडक्टर Y इज प्लेस्ड, कंडक्टर, या इसको मैं BP लिखने की बजाय क्या लिख दूँ? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1, ठीक है। क्या लिख दें इसको? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1। इस I1 करंट के कारण इसको हम कह देते हैं ये I1 1 कंडक्टर, और ये हो गया आपका कंडक्टर नंबर 2। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1। सो नाउ कंडक्टर 2, or I can say conductor Y is placed in this magnetic field, so it experiences a force, it experiences a force। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो उसके लिए हमें लेंथ चाहिए, ठीक। So it experiences a force, ठीक। let I must write force on length L, force on length L of conductor Y। कंडक्टर Y की L लेंथ के लिए हम क्या देखें? फोर्स देखें। तो वो फोर्स कितनी आएगी? तो वो फोर्स यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, या इतना उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इतना कर लीजिए, फिर चलें आगे। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलें आगे, देखिए। तो अब फोर्स कंडक्टर देखिए, फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ कंडक्टर Y। कंडक्टर Y की L लेंथ पर फोर्स कितनी लगेगी? तो फोर्स लगेगी IL, फोर्स ऑन कंडक्टर Y। तो फोर्स ऑन कंडक्टर Y विल बी इक्वल टू ILB साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात कर लें, ठीक, ILB साइन थीटा। अब थीटा क्या था? एंगल बिटवीन L एंड B। यहाँ पर I कितना है? कंडक्टर जिसको आपने रखा है उसमें करंट कितना है? I2। तो ये हो गया आपका I2 LB साइन थीटा। यहाँ पर B किसका है? B1 मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। ये इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने I2 करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है, तो फोर्स कितनी लगेगी? I2L B1 साइन थीटा, जहाँ साइन थीटा क्या है? एंगल बिटवीन L एंड B, और आई मस्ट से एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड B वेक्टर। अब लेंथ वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? तो लेंथ तो ये रही, लेंथ तो करंट की डायरेक्शन में ऐसे, यानी ये हो गया आपका L वेक्टर, ठीक। और B वेक्टर कैसे? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? क्रॉस टाइप। तो एंगल कितना हो गया? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये L की डायरेक्शन, एंगल कितना हो गया? दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो यहाँ पर साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो फोर्स ऑन कंडक्टर Y विल बी I2 लेंथ L, B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, साइन 90 इज 1। क्लियर? समझ में आई बात? बेटा यहाँ पर कुछ नहीं है, B1 B2 से कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर की वजह से बन रहा है, या यूँ कह लीजिए कि फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में आप सेकंड कंडक्टर को रख रहे हो, इसलिए I2 यूज़ हुआ, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इसका है इसलिए B1 यूज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B1 की वैल्यू रख दें, ठीक। तो Fy फोर्स इन ऑन कंडक्टर Y विल बी इक्वल टू I2 L। B1 कितना आया था? तो B1 हमारे पास आया था म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई R, ये वैल्यू आई थी अभी,
ठीक, अभी अभी हमने यहाँ लिखी हुई थी वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करें। क्या लिखते हैं? फोर्स ऑन कंडक्टर y ऑफ लेंथ l, दिस विल बी इक्वल टू l, या आई मस्ट राइट म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई r इंटू l। ठीक है, अब क्योंकि ये वायर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, तो पूरी लेंथ के लिए तो आप इसका निकाल नहीं सकते हैं, फोर्स नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस L को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, और फोर्स, कौन सी फोर्स की बात करेंगे? पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लगती है, यूनिट लेंथ पर जितनी फोर्स लगेगी उसकी बात करेंगे। ठीक, तो इस L को यहाँ ले आए, तो फोर्स ऑन कंडक्टर Y डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई r, ये होगी। और इस क्वांटिटी को हम कह देंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की यूनिट लेंथ पर, 1 यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी आएगी आपके पास? म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई r, इतनी फोर्स यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, तो उसको मैं लिख रही हूँ फोर्स F, फोर्स पर यूनिट लेंथ F, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई r। ये क्या आ गई? ये तो आ गई फोर्स ऑन कंडक्टर Y, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर Y। ठीक है, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर Y। ठीक है, अब इसी कंडक्टर की, इस कंडक्टर की बजाय अगर सेकंड कंडक्टर पर निकाल ले कि भाई Y कंडक्टर पर नहीं, हमें तो फोर्स X कंडक्टर पर देखनी है। ठीक है, क्या करना है? Y कंडक्टर पर फोर्स नहीं देखनी, Y कंडक्टर पर तो हमें मिल गई, कितनी आ रही है? म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई r, ये फोर्स आ रही है। ठीक, इस फोर्स को हम रहने देते हैं। अब हम देखते हैं कि Y कंडक्टर के कारण इस X कंडक्टर पर कितनी फोर्स लगेगी पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो वो निकाल लेते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब I2 कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? कुछ ऐसी। ठीक है, इस तरह से बनेगी। यहाँ से तो ऐसे एंटर करेंगे बोर्ड के अंदर, और यहाँ से बोर्ड के अंदर से एग्जिट करेंगी। ठीक, क्या करेंगे? उस पॉइंट से बोर्ड के अंदर से एग्जिट कर रही होंगी। ठीक है, डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पर ही, इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पर ही हमने वो ले लिया, पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को नाम दिया Q। ठीक है, इस Q पॉइंट पर फोर्स कितनी आएगी वो देखते हैं। ठीक है, तो अब पहली बात तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन चेक की हमने, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक की, तो यहाँ से इस साइड पर जितने पॉइंट्स होंगे सभी के लिए फोर्स कैसे लगेगी, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। ठीक, अब यहाँ से इधर पकड़ोगे, ऐसे घुमा के इधर लाओगे, तो यहाँ पर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड्स, यानी इस पॉइंट पर डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। और ये जो डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी आपके लिए, इस कंडक्टर के कारण बन रहा है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इन द कंडक्टर, दैट इज I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r। इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जहाँ पर I2 उसमें करंट होता है, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उस पॉइंट से, तो यहाँ पर r परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, इसीलिए हमने क्या कहा है? पैरेलल कंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया। ठीक, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने I1 करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है, तो फोर्स ऑन कंडक्टर X विल बी, फोर्स ऑन कंडक्टर X कंडक्टर की L लेंथ पर अगर हम फोर्स की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? I1, इसमें करंट कितना है? I1
L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आएगा या B2 वेक्टर कहें, L वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसका लग रहा है, सेकेंड वाले कंडक्टर का, ठीक है। तो अब उसके कारण L क्रॉस B2 आएगा। अब यहाँ पर अब L और B2 में फिर क्या एंगल होगा, 90 डिग्री। कैसे, तो देखो ये इसकी लेंथ कंडक्टर I1 जिसमें करंट जा रहा है उसकी लेंथ वेक्टर किधर होता है, करंट की डायरेक्शन में, ये तो हो गया आपका लेंथ वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लेंथ वेक्टर ऐसे, तो फिर एंगल 90 डिग्री, फिर एंगल 90 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर X विल बी इक्वल टू I1 L B2, लिख सकते हैं। अब यहाँ B2 की वैल्यू पुट करिए जो आपको दे रखी है, L को इधर ले आइए, तो फोर्स ऑन कंडक्टर X पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, I1 को तो रहने दो, B2 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो, तो म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई R, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये I1 है, इसको और रख दिया, लेंथ को हम ऑलरेडी इधर ले आए, तो B2 की जगह तो ये आ गया, ये I1 आ गया और L इधर ले आए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर X विल बी इक्वल टू, ये फोर्स भी किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R, इतनी फोर्स यहाँ पर भी लगेगी। यानी देखो ये फोर्स F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R, यहाँ भी फोर्स है म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, यानी कि दोनों पैरेलल कंडक्टर्स एक दूसरे पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स कितनी रहेगी, इक्वल रहेगी, और कितनी रहेगी, दोनों कंडक्टर्स के में जो करंट जा रहा है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल रहेगी, और दोनों कंडक्टर्स के जो बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। साथ में आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एज अ कांस्टेंट। क्लियर, समझ में आ गई ये बात, ठीक है। इसके नोट्स आपको आपके PDF के फॉर्म में आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, लेकिन ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई नहीं हुई, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी कि किसी भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स अगर पास पास पड़े हैं तो उनके बीच में फोर्स लगती है पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पर जितनी फोर्स लगती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि 3 मीटर 4 मीटर वायर पर कितनी फोर्स लगेगी, अगर 1 मीटर पर इतनी लग रही है तो 3 मीटर 4 मीटर पर कैसे लगेगी, तो F मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और वो आ जाएगा आपके पास, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उस लेंथ के लिए फोर्स। समझ में आई बात, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्लियर हो गया है तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से 100% बनता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, तो वो आप पढ़ेंगे, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, जो कि आपने लास्ट ईयर जो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, लास्ट ईयर जो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी उनमें से एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट थी आपकी करंट, और करंट को डिफाइन किया था आपने, करंट की यूनिट डिफाइन की थी एम्पियर, और उस एम्पियर को अब हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक, चलें आगे, ठीक है। एक बात और बच्चों कि यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है, करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी है, एक बात और यहाँ पर जो रह गई, क्योंकि दोनों कंडक्टर्स, अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी दोनों पे फोर्स की, इस पॉइंट पर देखें तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो I L क्रॉस B था, ठीक है, L किधर है ऊपर, क्रॉस B किधर है, B किधर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बाहर की तरफ, ठीक है। तो L की तरफ राइट हैंड खोला, B की तरफ मोड़ा, तो फोर्स किधर आ रही है अंदर, यानी F ऑन फोर्स ऑन कंडक्टर X विल बी Fx विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नहीं समझ में आई बात, देखो बेटा ये इतना हो गया, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, तो अब इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन की बात और सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछ लेता है।
सीधा तो नहीं पर घुमा के पूछेगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, डॉट टाइप। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, डॉट टाइप। ठीक, लेंथ वेक्टर कैसे है, ऐसे, यह आपका लेंथ वेक्टर है। ठीक, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेंथ वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड डॉट टाइप। फोर्स किधर लगेगी, तो राइट हैंड रूल से बताया था आई एल क्रॉस बी। एल की तरफ खोलेंगे, बी की तरफ उंगलियों को मोड़ेंगे, थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर एल किधर है, इधर, एल की डायरेक्शन में खोला, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। इसका मतलब मुझे अपने हाथ को रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट किया, बी की तरफ मोड़ा, बी इधर था, आपकी तरफ, बाहर की तरफ, बी की तरफ मोड़ा, फोर्स किधर जा रही है, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ या टुवर्ड्स द कंडक्टर I2। ठीक है, क्लियर हुई बात। दूसरी बात कि यहाँ पर इस जगह पर अगर हम बात करें पहले वाले कंडक्टर के केस में, तो वहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर आ गई, ऐसे। इसी तरह से इस पॉइंट P पर अगर आप निकालें, जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो ऐसे बन रहा था। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा था, ये तो आपका Q पॉइंट, उसके लिए डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड था और लेंथ वेक्टर ऐसे था, इसलिए फोर्स किधर आ रही थी, ऐसे Fx। ठीक है, कंडक्टर अगर P पॉइंट की बात कर रहा है तो P पॉइंट पर कुछ ऐसा केस था। क्या था, P पॉइंट पर क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था और लेंथ वेक्टर ऐसे ही था, L वेक्टर। ठीक है, तो L वेक्टर की तरफ उंगलियां खोलो, B वेक्टर की तरफ मोड़ो, तो क्या हो गया, करंट जो थंब की डायरेक्शन किधर आ रही है, आपके इस डायरेक्शन में। यानी Y कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगी, इधर, और X कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगी, इधर। इसका मतलब इस पर तो उधर फोर्स लग रही है, इसको इस पर इधर फोर्स लग रही है, यानी दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। दैट मीन्स इफ current in both the conductors is in the same direction, remember if current in both the conductors is in the same direction, that means both the conductors will attract each other। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, लेकिन अगर कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को उलट दिया जाए यानी इसमें I1 में करंट इधर है और I2 करंट कंडक्टर में इधर करंट है, तो फिर क्या होगा, फिर इन दोनों कंडक्टर्स में से आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स में करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह की स्थिति होगी तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगी और इस पर फोर्स ऐसे लगेगी, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। दीज विल रिपेल ईच अदर एंड दीज टू कंडक्टर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कई बार क्या कह देते हैं कि यहाँ पर कंडक्टर्स देने की बजाय आपको क्या कह देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और प्रोटॉन भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो अब उन दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव कर रहे हैं यानी करंट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वाले में तो करंट की डायरेक्शन आप नीचे मानेंगे और प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही करंट की बात करेंगे आप। ठीक, इसलिए यहाँ पर करंट, दोनों जो करंट्स बनेंगे, एक में तो इस डायरेक्शन में बनेगा और दूसरे में ऐसे बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पर फिर फोर्स कैसी रहेगी, ऑफकोर्स सी बात है कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो फोर्स कैसी हो जाएगी, रिपल्सिव। ठीक है, ध्यान रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो आपको करंट ही दे, वो चार्जेस का मोशन भी दे सकता है आपको। ठीक है, तो चाहे चार्जेस का मोशन दिया जाए तो उन चार्जेस हैं कैसे, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो करंट उसी डायरेक्शन में मान लेना, और अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो करंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मानेंगे आप। क्लियर, चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसी चीज़ को मैं आपको, इसी का ओवरव्यू आपको ऊपर से अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी।
ठीक है। टाइम, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात की जाए तो जैसे एक डॉट टाइप है, दूसरा भी डॉट टाइप है करंट, ठीक है। दोनों करंट कैसे हैं, डॉट टाइप और डॉट टाइप, ठीक है। तो उस केस में दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, इसको देखेंगे तो कुछ ऐसी बनेंगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, इस तरह से, ठीक, और ऐसी बनेंगी यूँ, यहाँ पर भी इस तरह से, ठीक। दोनों को पास पास रख दिया तो ये बीच की चीज़ मॉडिफाई हो जाएगी। कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है। या जब हम चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स करेंगे उसमें हम हर तरह के केसेस की बात करेंगे कि किस केस में कैसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं, ठीक है। तो अभी तो आप यही ध्यान रखिए कि कोई भी दो करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स हैं, उनको आपने एक दूसरे के पास रख दिया तो फोर्स लगेगी, और कितनी फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स जो होगी वो कितनी लगेगी, पर यूनिट लेंथ फोर्स लगेगी म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2πr, इतनी फोर्स लगेगी पर यूनिट लेंथ, ठीक। यूनिट लेंथ पर इतनी फोर्स लगेगी। अगर दोनों कंडक्टर्स दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है दैट मीन्स दीज विल रिपेल ईच अदर, भगा देंगे एक दूसरे को दूर दूर, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम एम्पियर की डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, एम्पियर की डेफिनेशन की बात, तो हमने अभी अभी क्या कहा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर्स इज म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 ओवर r, ये इतनी होती है, ठीक। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इसी चीज़ को मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, तो ऐसा करने का रीज़न एक है कि मुझे म्यू नॉट अपॉन 4π बनाना है जिसकी वैल्यू मुझे नोन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू मुझे पता है कि 10⁻⁻⁷ होती है। तो इफ़, इसी को मैं ऐसे कैसे लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स म्यू नॉट I1 I2 ओवर 4πr, ये लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ I1 इज इक्वल टू I2, I1 I2 दोनों बराबर हैं और कह देते हैं कि ये दोनों किसके बराबर हैं, 1 एम्पियर के। I1 I2 किसके बराबर हैं, 1 एम्पियर के, और एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वायर्स इज ऑल्सो 1 मीटर, दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, 1 मीटर। इन दैट केस यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू, यहाँ F लिखा हुआ है बेटा, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट फोर्स अलोन, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यूनिट लेंथ पर फोर्स है। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2, यह आ जाएगा। I1 I2 की वैल्यू क्या आएगी, I1 भी 1 एम्पियर, I2 भी 1 एम्पियर, और नीचे R भी 1 मीटर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई 1। सो फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू होती है आपके पास 10⁻⁷, ठीक। 2 मल्टीप्लाई में तो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक है। सारी चीज़ें हमने किस में यूज़ करी हैं, SI यूनिट्स में, तो फोर्स भी किस में आएगी, SI यूनिट्स में, ठीक है। तो फोर्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। अब डिफाइन करते हैं हम 1 एम्पियर को, ठीक है। हाउ कैन वी डिफाइन 1 एम्पियर, सो 1 एम्पियर, यहीं से आपको डेफिनेशन बताते हैं पहले। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट which flows through the conductors, it is the amount of current which flows through the conductors which are placed 1 meter apart, जिनको कि हमने 1 मीटर दूरी पर रखा है। if the 2 conductors experience a force of 2 into 10⁻⁷ Newton, then the current in the 2 conductors was 1 ampere। क्या है
किन्हीं भी दो पैरेलल कंडक्टर्स को हमने रख दिया एक 1 मीटर दूरी पर, तो उन दोनों पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में अगर फोर्स जनरेट होती है, फोर्स लगती है कितनी, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर फोर्स लगती है, तो इतनी फोर्स जिन कंडक्टर्स के बीच में लग रही थी तो उनमें करंट कितना जा रहा था, 1 एम्पियर। समझ में आई बात? तो इसको प्रॉपरली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको डिफाइन कर लीजिए। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे डिफाइन किया कि वो करंट जो कि 1 मीटर दूरी पर रखे हुए दो वायर्स के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स जनरेट कर दे, वो फोर्स वो करंट कितना होता है, दैट करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर? वो करंट किसके बराबर है, 1 एम्पियर। तो इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिख दें? तो लिख दीजिए 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट, 1 एम्पियर is defined as the current flowing through the flowing in each of two infinite long conductors placed 1 meter apart, 1 meter apart, which results in, which experiences a force of (2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, ये वो करंट है जो कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स पर लग रहा हो, जो कि 1 मीटर पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और उनके बीच में फोर्स कितनी लग रही है, 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स लग रही है। तो जो दोनों कंडक्टर्स हैं उनमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, 1 एम्पियर। क्लियर? ध्यान रखना। एक बात और, ये फोर्स देखो 10⁻⁷ बहुत स्मॉल है, तो ये आपको नॉर्मल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी कि भाई दो कंडक्टर रखते हैं तो चिपकते क्यों नहीं हैं। तो उसका रीज़न यही है कि क्योंकि ये फोर्स बहुत ही वीक है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि ये 11th में भी आया हुआ है और 12th में भी इसकी डेफिनेशन यहीं पर आती है। ठीक है, सो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। सो विद दिस टुडेज लेक्चर इज ओवर।